ऑब्टेन द क्लाइंट्स परमिशन फर्स्ट, ये आपको कह रहा है कि जो आप नए ऑडिटर है कि पूरा क्लाइंट की परमिशन लोगे, मैंने पुराने ऑडिटर से बात करनी है। आस्क द आउटगोइंग ऑडिटर इफ देयर आर प्रोफेशनल रीजन नॉट टू एक्सेप्ट। और तीसरा, इफ नो रिस्पॉन्स इज और रिफ्यूजल, वे द रिस्क केयरफुली बिफोर एक्सेप्टिंग। और वे द रिस्क केयरफुली कैसे करेंगे, अदर सोर्सेज इंफॉर्मेशन लेके अपनी तसल्ली करने की कोशिश करेंगे। तो सोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी और फर्म एंड द एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स। आवर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही है जो ऊपर उसने लिख दी है, ठीक है। एग्जिस्टिंग ऑडिटर की उसने क्या लिखी है, our firm will communicate with the existing auditor to establish if there are any matters that it should be aware of when deciding whether or not to accept the appointment. The following points are relevant. HGM permission is required for any such communication। मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन चाहिए क्लाइंट की। नंबर टू, इफ एजीएम डज नॉट गिव द एग्जिस्टिंग ऑडिटर द परमिशन टू reply to the relevant question of questions of our firm, the appointment as auditor should not be accepted। अगर वो परमिशन नहीं देती पुराने ऑडिटर को कहने जवाब दें, तो इसमें तो सिंपली लिख दिया ना कि अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ऐसे नहीं लिखना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि अदर सोर्सेज हम इंफॉर्मेशन लेके पूरी तसल्ली करेंगे। इफ द थ्रेट इज रिड्यूस टू द एक्सेप्टेबल लेवल, then we would consider to accept the appointment. However, otherwise, we would not accept it. Number two. Number three, if existing auditor provide the required information, our firm should assess all the available information और फिर फैसला करना चाहिए। If the existing auditor does not provide any information relevant to the appointment, we may accept or reject the engagement based on the other available knowledge। अच्छा, यह दो चीजें आपने नोट करनी है। Even if the existing auditor provide professional reason to suggest that we should not accept the audit, the final decision in this regard shall be based on our प्रोफेशनल। अब यहाँ पे उसने वो चीज़ एड्रेस नहीं की कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आप अलग से कर सकते हैं और कर देने चाहिए ना, कि वो आपको ऑनेस्टली चीज़ दे और ये करे, उसके बारे में ये कहा गया है। अब यहाँ देखें, उसने दो तीन पॉइंट्स बनाए। पहले में उसने कहा कि मैनेजमेंट ने परमिशन ही नहीं दी उसको कि वो आपको जवाब दे, उसने जवाब नहीं दिया। दूसरे केस में मैनेजमेंट ने कहा बिल्कुल जवाब दे, कोई आपके पास एविडेंस नहीं है कि मैनेजमेंट ने मना किया, उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है। और तीसरा केस क्या बनाया कि उसने जवाब दिया और उसने कहा नहीं, आप ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ना करें। उसने तीन सिनेरियो बनाए। तो अगर मैनेजमेंट ने परमिशन ही नहीं दी तो वो कह रहा है कि आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये ना कहें, आप ये कहें आपको जनरली एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मैनेजमेंट परमिशन नहीं दे रही तो इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट पे क्वेश्चन मार्क लग गया है कि मैनेजमेंट कोई चीज छुपा रही है और आपको नहीं पता वो क्या छुपा रही है। क्यों परमिशन नहीं दे रही भाई, कोई रीजन है ना, कोई जस्टिफाइबल रीजन दे और बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन दे, आपको समझ आती है फिर तो ठीक है। अगर कोई रीजन नहीं दे रही या रीजन की समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट की तो इंटीग्रिटी क्वेश्चन है। और अगर वो मैनेजमेंट ही डिसऑनेस्ट है तो फिर तो वो जगह जगह खामियां होंगी। तो आपको इस मैनेजमेंट को साथ अटैच, इसके साथ अटैच होना ही नहीं चाहिए। ऐसा ही है ना, ऐसा बंदा जिस पे आपको ट्रस्ट ही नहीं है, आपको उसके साथ अटैच नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि एक्सेप्ट ही नहीं करनी। लेकिन मैनेजमेंट ने मना नहीं किया, ऑडिटर ने नहीं दी, तो मैनेजमेंट का तो कोई कसूर नहीं है, इंटीग्रिटी वाला इशू तो नहीं आया। इशू है कि वो बिजी है या वो आपको लिफ्ट नहीं करा रहा, वो फर्ग्यूसन है, आप छोटी फर्म है। उसके दिमाग में कि मैं तो फर्ग्यूसन हूँ, ये कौन होते हैं मैंने जवाब दूँ। तो वो फिर अलग बात है। फिर अब इसे ईगो का मसला ना बनाएं। क्लाइंट का कोई कसूर नहीं है, आपका भी कसूर नहीं है, आपको पैसे मिल रहे हैं। फिर आप अदर सोर्सेज इंफॉर्मेशन लेके अपनी तसल्ली करें। और अगर आपको लगता है कि लेना है तो लें, नहीं तो ना लें। तीसरे में वो कहता है, इवन वो कहता है कि ना लें, तो उसके ना लें कहने से ये आप पे फर्ज नहीं हो जाता है कि आप रिजेक्ट कर दें। इवन देन ये आप पे डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन एनी इन एनी केस अगर वो कह रहा है कि एक्सेप्ट ना करें और आपको उसकी इंटेग्रिटी पे शुबा नहीं है पुराने अकाउंटेंट की, और वो भी प्रोफेशनल है वो भी, तो फिर वैसे आपका रिस्क बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं, बाद में कोई मसला होता है तो आप कोर्ट में बात चली जाती है। आप कहते हैं जी, वो कहते हैं आपने लिया ही क्यों था, कोर्ट पूछती है। आप कहते हैं जी हाँ, ये मुझे ठीक लगा। अब वहां पे ये प्लीज सामने आ जाता है कि पिछले ऑडिटर ने भी कहा था ना लें, वो कहते हैं जी मैंने तुम्हें क्लियरली बताया था, पता नहीं इन्हें क्यों नहीं समझ आई, तो आपकी पोजीशन वीक हो जाएगी। अगर वो नहीं कहता, वो कहता ले लें या बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर ये प्ली तो नहीं आ सकती ना आपके खिलाफ कि भाई मना भी किया था फिर भी किया इसने। नहीं, ये नहीं आ सकती। बट इन एनी केस ये आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इस यहाँ पे कोई थ्रेट है या नहीं है, और फैसला आपने करना है। लेकिन अगर मैनेजमेंट परमिशन ही नहीं दे रही तो मोस्टली जनरली आपको वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ये असल चीज़ है जो आपको याद रखना, याद रहेगा।
ड्यूरिंग द ईयर अगर ऑडिटर को मैनेजमेंट वो आगे आएगा अभी, वो अभी हमने पढ़ा नहीं, ये वो है जो अपने टाइम पे चेंज हो रहा है, जो हर साल होना होता है। ठीक है जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, उसका वो कहाँ आएगा, रिमूवल ऑफ ऑडिटर में आएगा, वो चेंज नहीं होगी, वो रिमूवल होगी। पुराने ऑडिटर को रिमूव करना चाह रही है कंपनी और आपको लाना चाह रही है, फिर क्या होगा, आप मुझे बताएं। यही प्रोसेस फॉलो होगा कि नहीं? बेसिकली तो यही सारा फॉलो होगा कि नहीं, लेकिन इसके अलावा मजीद भी फॉलो होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि रिस्क ज्यादा है। फिर ये प्रोसीजर तो करने ही है जो ये लिखे हुए हैं चेंज ऑफ ऑडिटर के, प्लस कुछ एडिशनल प्रोसीजर करें क्योंकि हमारा रिस्क बहुत हाई है कि ड्यूरिंग द ईयर क्यों चेंज किया जा रहा है, भाई ऐसा क्या मसला हो गया। ठीक है ना, वो फिर हम पढ़ेंगे आगे। Practice question 2. You are the quality management partner in an audit firm. Following independent matters are presently under your consideration. Number one, the firm has received an offer for appointment as the auditor of Hyper Limited for the year 30 June 2023 in place of the outgoing auditor. Discuss the actions that the firm should take regarding communication with outgoing auditor. तकरीबन वही जवाब है जो ऊपर वाले, सिर्फ उसने अंदाज बदल दिया है, तो वही जवाब है जो ऊपर लिखा है। अब इसका भी वही पॉइंट्स हैं, आपने याद रखने हैं ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद पॉइंट बी पढ़ें। Freshco Private Limited has taken your firm to help them in implementation of an ERP सॉफ्टवेयर। उन्होंने आपको क्या कि हेल्प करो कि हमारे ERP सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें हमारी हेल्प करो। Your firm has refused to accept the engagement as the firm believes that it does not have the required competencies। आपने नहीं ली एंगेजमेंट क्योंकि आपको पता था हमारा इतना इसमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम जबरदस्ती करने वाली बात है, नहीं तो हमें तो आता ही नहीं है ये काम। However, the firm has referred FPL to an IT firm which has relevant competencies। लेकिन आपने उन्हें रेफर कर दिया किसी आईटी फर्म को कि इनके पास जो एक्सपर्टीज है आप इनसे बात कर लें। ठीक है ना, आपने किसी और को रेफर कर दिया है। एज पार्ट ऑफ अरेंजमेंट द आईटी फर्म विल पे 15% ऑफ फीस चार्ज टू एफएल टू योर फर्म। और आपने उनसे क्या किया कि तुम्हें जो फीस मिलेगी उसमें 15% तुम हमें दोगी, बाकी तुम्हारा। तो आपने रेफरल ले ली है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आई कैप कोड ऑफ एथिक्स। कौन सी थ्रेट्स आएंगी? हम्म? अभी हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमने वो थ्रेड्स अभी पढ़ी नहीं है। ठीक है ना, वो आगे आ रही हैं तो फिर वहां पे पढ़ेंगे। वो हमने इसलिए मैंने कहा था ये चैप्टर पढ़ना, पढ़ाने के बाद ना वो आखिर में एक चैप्टर है कोड ऑफ एथिक्स, है ना सिलेबस में, इसके बाद वो पढ़ेंगे। जब वो भी पढ़ लेंगे तो फिर इस चैप्टर की भी और उसकी भी आपको ज्यादा समझ आएगी। ठीक है ना। फिलहाल तो हम इसे यहाँ पे चलाते हैं, लेकिन इसके बाद फौरन वो चैप्टर पढ़ना है। तो कौन सी थ्रेट आएगी ये हमने वहां जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ देखते हैं कि उसने क्या जवाब दिया। If you can't contact the existing auditor, do other checks to ensure no ethical issues। और एक मिनट, ये कौन सा मैं पढ़ रहा हूँ? अच्छा नहीं, वो पहले का जवाब है, ये बी का जवाब, ए का तो मैंने कर दिया ना। बी, अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगी। सेल्फ कैसे आएगी? डिपेंड करिए जो सर वो दूसरी जिनको उन्होंने पहले हायर करना था और उन्होंने नेक्स्ट को दी तो वो खुद कुछ भी करवा सकते हैं। नहीं नहीं, ये कौन से की बात कर रहे हो, मैं तो आईटी वाली सर्विस की बात कर रहा हूँ। जो अपना कि कमीशन आपको उन्होंने कहा कि ईआरपी सिस्टम में हमें हेल्प आउट करो, आपने कहा जी मेरी तो एक्सपर्टीज ही नहीं है तो मैं तो नहीं लेता ये असाइनमेंट। लेकिन एक आईटी फर्म है आपके आपके जानने वालों की, वो उसमें बहुत एक्सपर्ट है। आपने उनसे बात की कि ये हमें ये हमारा क्लाइंट ये चाह रहा है तुम्हें एंगेज करवा दें, और लेकिन ये है कि अगर हम तुम्हें एंगेज करवाते हैं हमारे थ्रू जाते हो तो तुम्हारी फीस का 15% हम लेंगे। ये बात हुई है। इसमें कौन सी थ्रेट आई है आपको? सिर्फ इंटरेस्ट क्यों? हमने रेफर किया उसको और तो वो उससे क्या नहीं होता है? देगा वो उससे हमें क्या कोई होता है? हम उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि तुम लो ही लो। नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन तो क्लाइंट ने देनी है, हमने सिर्फ रेफर किया है, वो तो क्लाइंट से जाके बात करेगा। प्रीमियम भी है ना पैसे में तो 3% जितनी तो उससे होती है क्या होता है? हमारा इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट आने से क्या होता है, हम कौन है? हमारा तो उस बंदे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। क्या लिखा है, क्लाइंट लिखा है या क्या लिखा है, वर्ड क्या यूज किया है, हर चीज नोट करनी है। फ्रेशको लिमिटेड हैज आस्क्ड योर फर्म टू हेल्प देम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी सिस्टम। कहीं लिखा है कि आप उनके ऑडिटर हैं? नहीं लिखा ना, आप उनके ऑडिटर नहीं है, वो आपको वैसे ही जानते हैं। और उन्हें आपसे कॉन्टेक्ट किया कि यार आपके ऑडिट फर्म का सोना है, या आपकी मेरी वाइफ या कोई किसी वाइफ का हस्बैंड
उस कंपनी में है, ठीक है। और यहाँ वाइफ या हस्बैंड बैठा है, तो उसने इसे कह दिया कि भाई हमें ईआरपी सिस्टम एक्सपर्टीज चाहिए, तुम कर सकते हो? हमने कहा जी हम तो नहीं कर सकते, हम तुम्हें बता दे देते हैं, तो आपने दे दिया। आपका इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये चले, ये ताल्लुक भी नहीं, आपका दोस्त ही बैठा है, दोस्त आपको जानता है, वो डायरेक्टर है वहाँ पे। उसने आपको कहा यार ये ईआरपी सर्विसेज तो कर सकते हो तो आ जाओ। आपने कहा नहीं हम तो नहीं कर सकते, हम तो हमें पार्टी देते हैं, पार्टी से आपने एग्री कर लिया कि तुम आप 15% हमें दोगे। तो इसमें कौन सी थ्रेट आ रही है? आपका तो ताल्लुक ही नहीं है फ्रेशको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड से कुछ भी। ये तो बिजनेस है, ये तो बिजनेस है। एक कंपनी ने मुझे कहा कि मुझे ये बंदा चाहिए, मैंने बंदा अरेंज कर दिया, उसने कहा जी मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ तो उसके मैं 15% लूंगा, तो आपने ले लिया। इसमें कोई थ्रेट नहीं है। थ्रेट कब आएगी? जब आप उनके ऑडिटर हैं, जब आप फ्रेशको के ऑडिटर हैं और उन्होंने आपको कहा यार ईआरपी सिस्टम में हमें असिस्ट करो। आपने कहा नहीं हम तो नहीं कर सकते, हम अपने दोस्त को दे देते हैं, दोस्त को आपने कह दिया मैं 15% लूंगा, तो इसमें कोई थ्रेट है कि नहीं है? अब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है कि नहीं? कि मैं अपने क्लाइंट के काम में, मैं उनका ऑडिटर हूँ और मैं उन्हें ऐसा एक सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं जिसमें मेरा अपना इंटरेस्ट है, और मैं फिर उस चीज़ की वजह से उन्हें रेफर कर रहा हूँ। सेल्फ इंटरेस्ट आ गया कि नहीं? इसे पढ़ते हैं नीचे। दूसरा केस क्या है कि मैं उन्हें कहता हूँ ठीक है जी मैं अपने दोस्त को इन करा देता हूँ, मैं लेकिन मैं उससे कोई फीस नहीं लेता। मैं कहता हूँ यार मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा है, और मैंने कहा चलो तुम अच्छी हो, तुम चले जाओ, तुम्हारी फर्म अच्छी है, जाके डिस्कस कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई थ्रेट है? कोई थ्रेट नहीं है, ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। वो जिम्मेदारी किसकी है? फर्म की काम करने की, वो आईटी फर्म की। काम करवाना किसने है? क्लाइंट ने। वो आपस में जो मर्जी क्वालिटी एश्योरेंस करे क्लाइंट, मेरा क्या कसूर है? मैंने जाकर रिपोर्ट दे देनी है। अगर ईआरपी सिस्टम नहीं ठीक हुआ तो मैं जाके कह दूंगा ठीक नहीं है, ठीक है। याद रखना है। लेकिन अगर वहां मेरी वाइफ या मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरी कोई बहुत क्लोज बंदा वहां बैठा है, उस कंपनी का डायरेक्टर है फ्रेशको का, और मैं उसका ऑडिटर हूँ, अब मैं किसी को रेफर करता हूँ तो कोई थ्रेट आती है कि नहीं? कौन सी आती है? हालांकि मैं फीस भी नहीं ले रहा। कौन सी थ्रेट आती है? फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगी कि कल हो सकता है कि उसमें गलतियां हों उनके सिस्टम में, तो वो मेरा जो दोस्त या मेरी जो वाइफ या हस्बैंड जो जिसका वो बैठा है, वो कहे यार छोड़ो इग्नोर करो, मेरी जॉब का मसला है, तो सर वहां पे फेमिलियरिटी थ्रेट आएगी। ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको एसेस करना है। इसका जवाब देखते हैं कि उसने क्या जवाब दिया है, और फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ दोनों केसेस बन सकते हैं कि आप उसके ऑडिटर हैं भी या नहीं भी। तो आपने सिचुएशन पूरी तरह डिस्कस करनी है। आपने कहा नहीं इफ अगर हमारा तो डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, हम ऑडिटर नहीं है, तो फिर ये सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर हम ऑडिटर हैं तो ये बनता है, क्योंकि यहाँ उसने क्लियरली बात नहीं की कि आप उसके ऑडिटर हैं कि नहीं। उसने कहा जी फलां कंपनी ने आपको ये कहा है, आपकी फर्म को ये कहा है। अब इसे पढ़ते हैं नीचे। A self-interest threat to compliance with the principle of objectivity and professional competence and due care is created if a chartered accountant pays or receives a referral fee or receives a commission relating to a client। वर्ड आ गया क्लाइंट का, तो वो आपका क्लाइंट है, ठीक है ना। अब उसने क्लाइंट के रेफरेंस से बात की है। द फर्म में बी इंटरेस्टेड इन अर्निंग ग्रेटर कमीशन फ्रॉम रेफरिंग द क्लाइंट एंड माइट नॉट रेफर इट टू द फर्म विच बेस्ट मीट्स द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो आप फिर वो ये देखेंगे कि मैं अपनी फीस पक्की कर लूँ तो अपने दोस्त को आगे कर दे। हो सकता है दोस्त इतना कॉम्पिटेंट ना हो, आपने अपने जाती फायदे के चक्कर में एक गलत फर्म को एंगेज करवा दिया क्लाइंट के साथ, तो ये थ्रेट तो है ना। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, मैं होता तो मैं इसमें दोनों चीजें कहता कि यहाँ एग्जाम जो एग्जाम क्वेश्चन है इज नॉट क्लियर whether our firm is client of Freshco or not. So I would discuss both the scenarios. In case we have some sort of business relation, but I am not auditor of that firm, तो ये होगा। तो एज सच कोई थ्रेट क्रिएट नहीं हो रही। इट्स अप टू क्लाइंट, अप टू फ्रेशको वेदर और नॉट ही एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ दैट कंपनी। इट्स अप टू देम, ठीक है। तो मैं तो एक बिजनेस कर रहा हूँ और मैं अपनी कमीशन ले रहा हूँ, हो गया तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बट इफ आई क्लाइंट, इफ फ्रेशको इज माई क्लाइंट, फिर आपने दूसरा करना है। लेट्स डिस्कस अनदर सिनेरियो। फ्रेशको इज माई क्लाइंट, लेकिन जहां पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने क्लियरली लिखा नहीं था वो आपका क्लाइंट है, वर्ड एग्जैक्टली नजर नहीं आ रहे थे, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि वन ऑफ योर क्लाइंट्स, तो फिर आपको दोनों सिनेरियो देने की जरूरत ही, वो तो फजूल बात है। वो कहेगा मैंने जब खुद कह दिया कि क्लाइंट है, तो तुम दूसरा सिनेरियो मुझे क्यों बता रहे हो फिर, क्लाइंट ना होने वाला। तो आपको बहुत लॉजिकली जवाब देने हैं, याद रखना है। यहाँ मैंने आपको सिर्फ इसलिए सजेशन दी है कि मेरा ख्याल है क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, कि मेंशन नहीं है क्लियरली कि आपका वो क्लाइंट है या नहीं है, ठीक है। या किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो आपसे बात कर रहा है, किसी ताल्लुक की वजह से कर रहा है।
तो इससे आगे चलते हैं जनाब। अब आ गया जी एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब क्या होता है, मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या होता है, आप क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं, फिर क्या होता है, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, रिटर्न से भी करते हाँ हाँ, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं। बेटा याद रखना है, पहले क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं, हैं। फिर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करते हैं और अपना एग्रीमेंट साइन करते हैं। हम एग्रीमेंट को जनरली यहाँ क्या वर्ड देते हैं, एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट। अब वो एंगेजमेंट लेटर में उसने जो आपको याद रखने वाली चीज़ है जो मैं बता दूं, वो तो हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि उसमें क्या कुछ होना चाहिए। उसमें फीस की बात होनी चाहिए, उसमें डिफरेंट और बातें होनी चाहिए। अच्छा चले पहले आप बताएं एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या बात होनी चाहिए। सबसे पहले फीस। सबसे पहले फीस, पाकिस्तानी है ना, फीस की बात सबसे पहले करेंगे, बाकी का हम बाद में देखेंगे। इवन हम एक्सेप्टेंस भी बाद में सोचेंगे, पहले पूछेंगे फीस कितनी है। चले, बाकी तो बाद की बात है, सही कह रहे हो जी। तो फिर और क्या करेंगे, लिखेंगे कि मैनेजमेंट हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। वो करेगी, और अगर कोई इशू होगा तो हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना हो तो उसकी पेनल्टीज। और रिक्वायरमेंट्स को भी है। और कोई टर्म्स एंड कंडीशन है उसको किस तरह करना है। और ये तो बड़े जनरल एक एग्रीमेंट है ना, जो हर एग्रीमेंट में ही होती है, वो बातें कर रहे हैं। हमारा ऑडिट एग्रीमेंट है, इसमें सोचेंगे क्या करना है। बेसिक चीजें आप भूल रहे हैं, जो असल चीज है ये सब कुछ तो कर ले रहे हैं, ये तो लिख ही लेंगे, हर एग्रीमेंट में होता ऑडिटर पहले देखेगा है सर ना, क्या देखेगा इंटरनल कंट्रोल। वो, हाँ चले वो बाहर लिखेंगे ना, हम आपके इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करेंगे, Yes. ये भी आप शर्ट डालते हैं, वो भी ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, जो बना रहे वो उनसे रॉ मटेरियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम मटेरियल वेस्टेज। यार वो तो हमने चेक करनी है। हम पहले कैसे कहते हैं कि फ्री होनी चाहिए, मतलब फ्री नहीं होंगी तो हम ऑडिट नहीं करेंगे। वो तो हमने चेक करना है, उसी पे तो रिपोर्ट देनी है। ये कहना कि वो फ्री होनी चाहिए, तो फिर ऑडिट हो क्यों रहा है। अगर वो कहें जी हमने दे दी फ्री आपको, फिर वो तो कहने की तुक नहीं बनती ना। हमने क्या कहना है, हम चेक करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे, ये हम लिखेंगे ना। कुछ चीजें, बेसिक चीजें आप भूल रहे हैं जो सबसे पहले आनी चाहिए थी। हम करने क्या जा रहे हैं, कहाँ लिखा है, मैंने कहा है आपको, एंगेजमेंट लेटर सिर्फ ऑडिट का होता है, रिव्यू भी तो हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर ऑडिट भी तो हो सकता है, रिटर्न एग्रीड अपॉन प्रोसीजर भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, लिखेंगे कि हम ये जो एग्रीमेंट है ये करना क्या है। हमने, हम ऑडिट के लिए साइन कर रहे हैं, हम रिव्यू के लिए साइन कर रहे हैं, हम एग्रीड अपॉन के लिए साइन कर रहे हैं। अब आइडेंटिफाई करेंगे नेचर ऑफ एंगेजमेंट, ये तो सबसे पहले आएगा, क्या ख्याल है, ये तो फीस से भी पहले आएगा कि हमने करना क्या है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमने ऑडिट करना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमने रिव्यू करना है, ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब अगली बात, हम ऑडिट करेंगे कैसे, कौन से असूल के मुताबिक करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएसएस। हम बता देंगे कि ऑडिट में हम ये वाले प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। कल आप ये ना कहेंगे फलां लॉ के मुताबिक ऑडिट क्यों नहीं कर रहे आप। तो हम फ्रेमवर्क जो है ऑडिट फ्रेमवर्क, वो करें। और फिर करना किसका है ऑडिट, किस चीज का ऑडिट करना है, फाइनेंशियल कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कंपनी तो 50 साल से चल रही है, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पॉइंट तो फिर बताना पड़ेगा। लिखेंगे। वी शैल ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेंगे ऑफ एबीसी लिमिटेड। कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे, स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, ईयर आइडेंटिफाई करेंगे, ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती, ये तो आपने आइडेंटिफाई करनी है। वो तो जो आपने टर्म्स बताई थी वो तो जनरल है, वो तो हर एग्रीमेंट में ही होंगी कि ये हो गया तो ये कर लेंगे, ये हो गया तो ये कर लेंगे। अपनी टेक्निकल टर्म्स पहले डालें ना। सर ये एग्रीमेंट हो सकता है, मतलब जैसे भी ओपिनियन आई मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा। नहीं ये हो ही नहीं सकता, हम क्यों करेंगे, हम उन्हें, उनके इंस्पेक्टर तो नहीं है कि हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं। नहीं करती तो फिर ना करें, हमें क्या लगे। वो ये गवर्नमेंट का रोल है, ये हमारा रोल नहीं है कि तुम हर सूरत एक्सेप्ट करोगे। ये तो एसएससीपी का रोल है कि तुमने एक्सेप्ट करनी है, क्यों नहीं कर रहे हो भाई। नहीं कर रहे हो तो बताओ कि ऑडिटर ने कोई गलत किया है तो तुम नहीं कर रहे हो, हमें साबित करो। अगर साबित नहीं कर सकता तो वो डंडा वो चलाएंगे, हमने नहीं चलाना। ये हमारा रोल ही नहीं है कि हम क्लाइंट को डिक्टेट करें, हमने सिर्फ अपनी ओपिनियन देनी है, वो माने ना माने।
ये याद रखना है, वी आर नॉट इंस्पेक्टर्स, वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू डिक्टेट द क्लाइंट। वो कहता है मैंने नहीं देनी इन्फॉर्मेशन, जबरदस्ती ले लेंगे आप? नहीं। लेकिन जबरदस्ती कौन कर सकता है? एससीसीपी। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? दो, नहीं तो तुम्हारी कंपनी बंद करने लगे हैं हम। ये अथॉरिटी एससीसीपी के पास है, हम नहीं कर सकते, याद रखें। ठीक हो गया? अच्छा, एक एंगेजमेंट लेटर है जिसमें मैं ये लिखता ही नहीं कि मैं ऑडिट कर रहा हूँ या रिव्यू कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, तो क्या ये एंगेजमेंट लेटर ठीक है? ये तो कंप्लीट ही नहीं है। एक एंगेजमेंट लेटर जिसमें मैं ये नहीं लिखता कि मेरी फीस कितनी होगी, क्या ये कंप्लीट है कि नहीं है? अगर मैं एक लाइन लिख दूं, फीस विल बी म्यूचुअली एग्रीड लेटर ऑन, तो ये कंप्लीट हो गया कि नहीं? तो फीस देना लाजमी नहीं है, फीस देना लाजमी नहीं है। ताल्लुकात अगर अच्छे हो तो आपको दूसरे पे ट्रस्ट हो तो वो कहते हैं जी बाद में एग्री कर लेंगे। तो यही हमने पढ़ना है कि कुछ कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो होनी ही होनी है। ये स्टैंडर्ड बताता है कि ये तो हर सूरत डालो, और कुछ ऐसी है वो आपको ऑप्शन देता है कि डालनी है तो डाल लो, नहीं तो ना डालो। यही तो हमारा एग्जाम में चेक होगा। आप समझ आई बात? वो ये नहीं कहेगा मुझे एंगेजमेंट लेटर बना दो या डाल दो कौन सी टर्म्स है, वो बताएगा, पूछेगा कौन सी ये वाली डालनी है कि नहीं डालनी। अगर नहीं डालोगे तो क्या होगा, आपको एग्जैक्टली उसे बताना है। तो ये इस फ्रेम ऑफ माइंड से आप पढ़ें। आज मैं इसे यहाँ ख़त्म कर देता हूँ, वैसे अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ज़रा सोच के कि इनमें कौन सी कंपलसरी है और कौन सी ऑप्शनल है। और आपका क्वेश्चन अगर आया तो मोस्ट प्रोबेबली क्या आएगा, वो कहेगा वो कौन सी कंपलसरी टर्म्स हैं जो हर सूरत होनी चाहिए। और उसने तीन चार बताई हैं तो आपने तीन चार ही लिखनी है, अपनी तरफ से पांच और एक्स्ट्रा नहीं डाल देनी। वो कहेगा ये तुक्के लगा रही है फिर बच्ची या बच्चा, इसने पढ़ा पढ़ा कोई नहीं है। आपने एग्जैक्टली वही बतानी है जो स्टैंडर्ड में लिखी है या कोड ऑफ एथिक्स में लिखी है, जो कहीं भी लिखी है। समझ आई? आप समझ आ रहा है कि ऑडिट में प्रॉब्लम क्या आती है? आप अपनी कहानियां लिखना शुरू कर देते हैं, होती गलत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मुझे स्पेसिफिकली बताओ यार, मुझे 6 पॉइंट ना दो, मुझे 3 एग्जैक्ट पॉइंट दो जो स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं। बाकी 10 पॉइंट बना दो आगे, लेकिन पहले मुझे बताओ कि स्टैंडर्ड में ये 3 है, ये 7 मैंने अपनी तरफ से क्रिएट किए हैं, ये मुझे बताओ। अब बस 10 इकट्ठे ना दे दो मुझे मिक्स करके। अब बात क्लियर हो रही है? तो आपको ये चीज बहुत मैटर करती है इसमें कि कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है। 4 पॉइंट लिखे हैं कि 5 लिखे हैं कि 2 लिखे हैं, 5 के 6 नहीं बनाने। छठा बना दें, आप बताएं कि ये कंपनीज एक्ट में तो नहीं है, ये मेरी सजेशन है, तो वो मान लेगा। लेकिन अगर हमने पॉइंट ही 6 दे दिए तो वो क्या इंप्रेशन लेगा कि ये बच्चा समझता है कि कंपनीज एक्ट में 6 पॉइंट है, वो तो नहीं है, वो आपके नंबर काट देगा। ठीक हो गया? तो ये चीज़ याद रखनी है, इसे ज़रा पढ़ के आना है, और कल हम इसे कंक्लूड कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है? और इसके बाद हमने अगला चैप्टर जो करना है वो कोड ऑफ एथिक्स करना है। ये याद रखिए आप। ठीक हो गया? तो इट्स ऑल फॉर टुडे। हानिया बच्चे, आपको भी होपफुली कोई बेहतरी आई होगी, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी, कुछ इंप्रूवमेंट हुई होगी, आपकी भी वैल्यू एड होपफुली कुछ हुई होगी। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं और कल इससे आगे चलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।